गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश टर्म 2 एग्ज़ाम का मॉडल सेट नंबर 1 देखेंगे। यह जो एग्ज़ाम टर्म 2 का होने वाला है, इसमें फुल मार्क्स 40 है और समय 1.5 घंटा का है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश 19 होगा। सेक्शन ए 10 मार्क्स का है, यह रीडिंग का है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पैसेज में ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 7 है, जिसमें आपको 5 का ही उत्तर देना है। तो आइए हम लोग पैसेज को समझते हैं। In every country, people imagine that they are the best and the cleverest and the others are not so good as they are. प्रत्येक जो देश है उस देश के लोग यह समझते हैं या कल्पना करते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे चतुर हैं। दूसरे देशों की तुलना में हर देश का व्यक्ति, हर देश के लोग यह सोचते हैं कि हम दूसरे देश के लोगों से अच्छे हैं और चतुर हैं। द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वह यह सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और हमारा देश सबसे अच्छा है। हम और हमारा देश सबसे अच्छा है। द फ्रेंच मैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस एंड एवरीथिंग फ्रेंच। जो फ्रेंच मैन हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, वह यह समझते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और इसलिए उन्हें फ्रांस का होने पर, उन्हें फ्रेंच होने पर गर्व है। द जर्मन्स एंड इटालियंस थिंक नो लेस ऑफ देयर कंट्रीज। जर्मन्स और इटालियन जो लोग हैं, जर्मनी और इटली के, वे भी किसी से कम नहीं समझते हैं। वो भी अपने आप को किसी देश के लोगों से कम नहीं समझते हैं। Many Indians imagine that India is in many ways the greatest country in the world. बहुत सारे भारतीय यह सोचते हैं कि भारत भी बहुत सारे तरीक़ों से संसार का सबसे महान देश है। Everybody wants to think well of himself and his country. हर व्यक्ति अपने और अपने देश के बारे में अच्छा सोचता है। बट रियली देयर इज़ नो पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसके पास कुछ गुड क्वालिटीज़ और कुछ बैड क्वालिटीज़ ना हो। कुछ गुण और कुछ अवगुण सभी व्यक्ति के पास होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सिर्फ गुण हो, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ अवगुण हो। इन द सेम वे देयर इज़ नो कंट्री विच इज़ नॉट पार्टली गुड एंड पार्टली बैड। उसी प्रकार संसार के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो। हर देश में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हर देश की कुछ बुराइयाँ हैं। वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी। हमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा गुण है, जो गुड थिंग्स है, उसे ग्रहण करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें अच्छाई दिखे हमें उसे फॉलो करना चाहिए, हमें उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी हमें बैड थिंग्स मिले उसे हमें अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। हर देश के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। बहुत सारे इंडियंस क्या सोचते हैं भारतीय लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखेंगे लाइन नंबर 4 में, मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट वी डू। हमें क्या करना चाहिए। तो आप नीचे से सेकेंड लाइन देखेंगे, वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेयर एवर इट मे बी। जो हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए
और जो बुरी चीज़ें हमको दिखे या मिले उसे हमें निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ मैन पजेसेस, एक आदमी में क्या क्वालिटी होता है? तो दिया हुआ है बट रियली देयर इज नो पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाई हो या सिर्फ बुराई हो, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा गुण तो कुछ बुरा गुण होता है। तो वही इसमें लिखना है कि अ मैन पजेसेस सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एंटोनिम ऑफ वर्स्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज, तो इसका उल्टा लिखना है। जो वर्ड्स दिया हुआ है वर्स्ट, तो उसका उल्टा हो जाएगा बेस्ट। वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा और फ्यू मीन्स होता है थोड़ा, तो इसका उल्टा हो जाएगा मेनी। ये आपको पैसेज से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। नंबर 1, प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व, हम इसे लिख सकते हैं वी आर प्राउड टू बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश का नागरिक होने पर गर्व है। वर्ड नंबर 2 है कंट्री, इसे आप लिख सकते हैं आई लिव इन इंडिया कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं नेशन प्राइड, या इसका और भी आप टाइटल दे सकते हैं। सेक्शन बी में है राइटिंग, जो 10 मार्क्स का होगा और इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 दो ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें आपको उत्तर कितना का देना है? 2 का। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए और उनसे यह रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके स्कूल में और कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी को शुरू करें या प्रोवाइड करें। तो इससे आप खुद से कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, यह मौखिक संभव नहीं है, इसे हम आगे के वीडियो में आवेदन लिखने बताएंगे भी आपको। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वैकेशन विद यू, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उसको इनवाइट कीजिए कि तुम आओ और मेरे साथ समर वैकेशन व्यतीत करो, इसे भी आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ट्रीज, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर, मीन्स समय के महत्व पर, और वैल्यू ऑफ ट्रीज पेड़ के महत्व पर, दोनों में से किसी एक पर आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे। और ध्यान देंगे कि ये 3 क्वेश्चंस है सेक्शन बी में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस का ही उत्तर देना है। सेक्शन सी लिटरेचर, यह 20 मार्क्स का होगा और इसमें अटेम्प्ट एनी 5, इसमें 5 ही क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना है, कोई भी 5 का। और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी, जिसमें 11 और 12 जो क्वेश्चन नंबर है उसको बनाना जरूरी है, वो सभी को बनाना जरूरी है। 11 12 को आप बना लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसे आप छोड़ देंगे 5 के अलावे। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। It is the human earth that we defile, our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere or on. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो आपको पता है कि यह जो लाइन्स है वह नो मेन आर फॉरेन से लिया गया है। देखिए अगर आपको सेंटेंस में बनाने आता है तो आप पूरा सेंटेंस में लिखेंगे उत्तर, और नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एक वर्ड में भी लिख लेंगे उत्तर, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, उस पोएम का नाम लिखिए जिससे यह लाइन्स लिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे नो मेन आर फॉरेन, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो आपको सेंटेंस में लिखने अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख लेंगे जेम्स कर्कअप, आपको पूरा मार्क्स इसका भी मिलेगा। चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पॉल्यूट, स्टेंजा से कोई वैसा वर्ड आपको लेना है जिसका मतलब पॉल्यूट होता है, तो पॉल्यूट का मतलब होता है प्रदूषित करना, गंदा करना, तो इसके लिए जो वर्ड आया है स्टेंजा में वह है डिफाइल, DEFILE। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही possessed ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इसमें देखिए जो APJ अब्दुल कलाम हैं वह अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि उनके पास न तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन था, नहीं ज़्यादा वो धनी थे, लेकिन इसके बावजूद
उनके पास बहुत अंतर्ज्ञान था, मीन्स उनके पास जन्मजात ज्ञान था और वह एक बहुत उदार दिल के व्यक्ति थे, इंसान थे। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। यह जो लाइन्स लिखा गया है इसको कौन बोल रहे हैं, कौन बता रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम। आप इसको सिर्फ लिख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, या सेंटेंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। क्वेश्चन नंबर बी, हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। किसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। आप अगर सेंटेंस में नहीं लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए जैनुलाब्दीन। क्वेश्चन में लिख लेंगे आप फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर अगर सेंटेंस में लिखना चाहें तो लिखेंगे कि जैनुलाब्दीन क्वेश्चन में फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ नॉट फॉर्मल एजुकेशन। फिर है चूज अ वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न इन द गिवन पैसेज। इनबॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्मजात ज्ञान या अंतर्ज्ञान। तो इसके लिए जो वर्ड आया है पैसेज में वह है इनेट, उसे आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट। तो यह जो क्वेश्चंस है वह ऑन किलिंग अ ट्री पोएम से लिया गया है, जिसके पोएट के पटेल हैं। और इस पोएम में पोएट बताते हैं कि चाकू के धार से एक पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। क्यों नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि पेड़ धीरे धीरे ग्रो करता है और सनलाइट, एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करके यह ग्रो करता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक होती है मिट्टी में, इसलिए चाकू के वार से किसी पेड़ को काटा नहीं जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं नो अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज अ ट्री टेक्स मेनी ईयर्स टू ग्रो टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। सेंट पीटर ओल्ड लेडी से क्या डिमांड करते हैं और लेडी का रिएक्शन क्या था। तो आप जान रहे हैं कि ओल्ड लेडी से जो सेंट पीटर हैं वह केक का डिमांड करते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी थी लेकिन वह लेडी केक नहीं दी। लेडी केक क्यों नहीं दी, क्योंकि वह उदार दिल की नहीं थी। वह बताती है कि जब हम केक अपने लिए बनाते हैं तो हमें वह बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब यह हम किसी को देने के लिए बनाते हैं तो हमें यह बहुत बड़ा लगने लगता है। तो वह सेंट पीटर के लिए 3 केक्स बनाई, लेकिन वह किसी केक को दे नहीं सकी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। यह जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 15, यह आपके फर्स्ट बुक से जो एक चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव उससे लिया गया है, जिसके राइटर केनेथ एंडरसन है। इसमें ब्रूनो जो है एक बियर का नाम है, एक भालू है, जिसे लेखक केनेथ एंडरसन मैसूर से लाए थे। यह भालू उनकी पत्नी का पसंदीदा पालतू पशु था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह ब्रूनो जो था वह क्या क्या खाता था। तो वह जो चीज़ें खाना शुरू किया तो वह खाता था पोरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, मीट, करी, राइस। पीने के लिए वह मिल्क, टी, कॉफ़ी, ये सब बियर पीता था वह। क्वेश्चन नंबर 16 हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन कौन थे और बाद में वह क्या बने। तो आपको पता है कि अब्दुल कलाम के स्कूल में 3 फ्रेंड्स थे, जिनका नाम था रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री जो लक्ष्मणा शास्त्री के पुत्र थे, वह बाद में अपने पिताजी के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बन गए। अरविंदम जो इनके सेकेंड मित्र थे वह पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लगे।
और जो इनके तीसरे मित्र थे शिव प्रकाशन, वह साउदर्न रेलवेज में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, खाना पीना उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। यह जो क्वेश्चन नंबर 17 है वह आपके सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासामा से लिया गया है। इसमें प्रशांत 19 वर्ष का लड़का है जो अपने गांव का नेता भी है। वह और उसके कुछ जो वॉलंटियर्स हैं साथी, वह नहीं चाहते हैं कि ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोला जाए। वह इसका विरोध करते हैं। वह बताते हैं कि जब हम इन दोनों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे तो उसमें जो ऑर्फन्स लोग होंगे, जो अनाथ लोग होंगे, उन्हें प्यार नहीं मिलेगा और जो विडोज़ लोग होंगे उन्हें अकेलापन महसूस होगा। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि इन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए, इन्हें पूर्व अवस्था में लाना चाहिए और इसके लिए नए परिवार को बनाना चाहिए जिसमें जो विडोज़ लोग हैं वो ऑर्फन्स लोगों को केयर करेंगे। अटेम्प्ट एनी 1, यह जो पार्ट 4 में दिया हुआ है सेक्शन सी का पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में 2 क्वेश्चंस है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चंस का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। राजा के अनुसार जो सही अपराधी है वह कौन था और वह क्यों बच जाता है। देखिए यह जो क्वेश्चंस है वह आपके सेकेंड बुक का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है। इसे ए.के. रामानुजन लिखे हैं। यह एक ऐसे राज्य की कहानी है जहां का राजा एवं मंत्री दोनों मूर्ख थे। इसमें हम लोग बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, सिर्फ जो क्वेश्चंस का उत्तर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें राजा के अनुसार जो सही दोषी था वह था मर्चेंट्स के डेड फादर, लेकिन चूंकि अब वह नहीं रहे इसलिए राजा ने कहा कि अब सही दोषी उनका बेटा हुआ, क्योंकि उसके पिताजी हैं नहीं, लेकिन पिताजी की जो संपत्ति है वह लड़का उपभोग कर रहा है, इसीलिए सही दोषी यही होगा। अब जब उसके लिए स्टेक बनता है फांसी के लिए तो वह स्टेक के लिए फिट नहीं बैठ पाता है, क्योंकि यह काफ़ी थीन था, काफ़ी दुबला पतला था, इसलिए यह पनिशमेंट से, सज़ा से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। बेहरमन्स का सपना क्या था और वह कैसे सही होता है। तो यह जो क्वेश्चंस है वह आपके सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लिप से लिया गया है। इसमें बेहरमन एक ओल्ड पेंटर था जिसका एक सपना था कि हम अपने जीवन में एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाएं। वह समय का इंतज़ार कर रहा था, वह अवसर का इंतज़ार कर रहा था। एक बार उसको अवसर मिलता है, वह पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बनाने के बाद उससे जो जॉन्सी की लाइफ होती है, जॉन्सी एक लड़की होती है जो निमोनिया से ग्रसित होती है, तो उसका लाइफ बच जाता है। लेकिन उस पेंटिंग बनाने में यह जो ओल्ड पेंटर था बेहरमन, इसको निमोनिया पकड़ लेता है कोल्ड के कारण, तो यह मर जाता है। तो इसका सपना तो पूरा होता है लेकिन इसकी जान चली जाती है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।